हेलो दोस्तों, मैं यश और आज मैं आपको एक मूवी एक्सप्लेन करने वाला हूँ जिसका नाम है स्नोपियर्सर। इस मूवी में हमें स्टार्टिंग में ऐसा दिखाया जाता है कि ग्लोबल वार्मिंग साल 2014 तक अपने चरम सीमा पर होगा। साइंटिस्ट का ये मानना था कि हमें एक ऐसा कूलिंग सिस्टम बनाना चाहिए जो एयर में डालते ही वो हर जगह कूल कर दे ताकि ग्लोबल वार्मिंग ज़्यादा ना बढ़े। और इन्होंने ये एक्सपेरिमेंट करा भी, और जैसे ही उन्होंने वो एक्सपेरिमेंट एग्जीक्यूट किया पूरे दुनिया में आइस एज आ गया। अब इस वर्ल्ड में जितने भी इंसान और जितने भी जानवर बचे हैं वो सब एक स्नोपियर्सर नाम की ट्रेन में ही है। ये ट्रेन पूरा साल चलती रहती है 24 आवर्स और ये कभी भी नहीं रुकती। ये पूरे एक साल में अर्थ का एक चक्कर लगाती है। और तो और दुनिया की जितनी भी रेलवे लाइंस है वो इस पटरी को जुड़ी हुई है ताकि वो पूरी अर्थ पे घूम सके। इस ट्रेन को एक वुल्फर्ट नाम के बंदे ने बनाया था जो हमेशा ट्रेन के इंजन वाले बोगी में होता है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें कई सालों बाद का व्यू दिखाया जाता है। वो शायद करीब 17-18 साल गुजर जाते हैं, उसके बाद का सीन हमें दिखाया जाता है। इस ट्रेन के अंदर खाना भी अच्छी मात्रा में था, पानी भी अच्छा खासा था, और तो और इलेक्ट्रिसिटी भी ये ट्रेन अपने आप जनरेट करती थी। मगर जो लास्ट वाली बोगी में रहते थे उन्हें खाना खाने के लिए भी प्रॉपर मील नहीं दिया जाता है, बल्कि उनको उसकी जगह प्रोटीन बार्स दिए जाते हैं ताकि उनकी जितनी भी प्रोटीन नीड है वो पूरी हो पाए। फिर अगली सीन में हम दो बंदों को देखते हैं जिनका नाम होता है कर्टिस और एडगर, और ये दोनों सबके प्रोटीन बार में जाकर एक ऐसा संदेश ढूंढने की कोशिश करते हैं जो इनको कोई अनोनिमस बंदा भेजता है। और जब ये लोग सबसे पूछ रहे होते हैं तब एक लड़की सामने से आकर बोलती है कि शायद जो तुम ढूंढ रहे हो वो मेरे बेटे के प्रोटीन बार के अंदर ही है। जब वो उस बार को बीच में से काटता है तब उसके अंदर से एक कैप्सूल निकलता है। इन लोग के ऊपर इतना ज़्यादा अत्याचार भी हुआ है पहले कि ये लोग विद्रोह बार बार करते हैं। पिछले 17 साल में ये लोग 2 बार विद्रोह कर चुके हैं और ये लोग दोनों के दोनों बार हार चुके हैं और इन्हें मारा जाता है। यहाँ जितने भी लोग हैं वो कर्टिस को अपना हीरो टाइप मानते हैं और ये लोग ऐसा सोचते हैं कि भाई ये कर्टिस है ना, ये हमें बचा ही लेगा कुछ ना कुछ करके। मगर इस टाइम पर कर्टिस की भी हालत बहुत ख़राब होती है और उसके दिमाग में भी कुछ भी नहीं आ रहा होता है। फिर सीन शिफ्ट होता है और उसके बाद हमें एक ओल्ड मैन दिखाया जाता है जिसका नाम होता है गिलियम। इस ओल्ड मैन का एक हाथ और एक पैर नहीं होता है और यहाँ ये जितने भी गरीब इस बोगी में रह रहे होते हैं उन सबका स्पिरिचुअल लीडर होता है, यानी कि उन सबको मोटिवेट भी करता है। बट इस टाइम पर इसके दिमाग में यही चल रहा होता है कि क्या हमें फिर से इनका विरोध करना चाहिए। फिर ये गिलियम कर्टिस को बोलता है कि एक ऐसा बंदा इस ट्रेन के अंदर है जिसे हर तरह के सिक्योरिटी सिस्टम का लॉक पता है और ये इजीली सारे गेट्स खोल सकता है अगली बोगी में जाने के लिए। मगर इस टाइम पर वो ट्रेन के एक ऐसे डिब्बे में बंद है जहाँ सिर्फ जेल ही है। फिर हमें दिखाया जाता है कि 2 गार्ड्स आते हैं और इन सारे बच्चों का हेल्थ चेकअप होता है और एक लड़की इनका हेल्थ चेकअप कर रही होती है, जिनमें से इन 2 बच्चों को उठाकर ले जाते हैं ये गार्ड्स, जिनके मॉम डैड बहुत ज़्यादा उदास हो जाते हैं उनके जाने के बाद। और ये लोग इन 2 बच्चों को क्यों लेकर जा रहे हैं वो आपको मूवी के बाद में मालूम पड़ेगा, तो बस इस वीडियो में बने रहे। और उनमें से एक बच्चे का जो बाप होता है उसका नाम एंड्रयू होता है और वो एंड्रयू अपना जूता उन्हीं गार्ड्स पर फेंकता है, जिसके बाद हमें एक और मेन कैरेक्टर से इंट्रोड्यूस कराया जाता है जिसका नाम होता है मेसन। और ये मेसन यहाँ की जज टाइप होती है, यानी कि यही सब हर चीज़ मैनेज करती है और सबको अपने अपने हिस्से में रखती है। और जैसे ही इसे मालूम पड़ता है कि हमारे गार्ड्स के ऊपर जूता फेंका गया था, वैसे ही वो एंड्रयू को ऐसी सजा देती है कि उसका जो एक हाथ होता है वो उस ट्रेन के बाहर उसको डाल देती है। और आपको तो पता ही है ऑलरेडी बाहर कितना ज़्यादा कोल्ड टेम्परेचर हो रखा है। जैसे ही वो बाहर डालता है हाथ, उसका हाथ लिटरली पूरा फ्रीज हो जाता है, पूरा आइस की तरह हो जाता है, जिसकी वजह से जैसे उसका हाथ वापस अंदर लाया जाता है उसके ऊपर हथौड़ा मारकर उसका हाथ तोड़ देते हैं। और ये सीन सच में बहुत ज़्यादा ब्रूटल होता है। फिर कर्टिस और एडगर ऐसा सोचते हैं कि अब इनको औकात दिखानी ही पड़ेगी और ये लोग जंग की तैयारी करना चालू कर देते हैं। और बहुत सालों से एक ऐसा रूमर उसी ट्रेन में फैला हुआ है कि उन गार्ड्स के पास जितनी भी गन्स हैं उन सब की एमोज ऑलरेडी ख़त्म हो चुकी है, क्योंकि पहले और भी 2 वॉर हो चुके हैं जिसके अंदर सारी की सारी गोलियां ख़त्म कर दी गई थी। और अब इस रूमर को सच करवाने का टाइम आ चुका था। कर्टिस उस रिस्क को अपने ऊपर ले लेता है और ये बंदा एक ऐसे बॉक्स को भी अपने साथ रखता है जिसके अंदर बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल ड्रग्स होते हैं। फिर जैसे ही गार्ड इन्हें इनका खाना देने आते हैं वैसे ही कर्टिस उन पर हमला करने की कोशिश करता है और उनकी जो गन होती है वो अपने खुद के ही सर पर लगा लेता है
और वो कहता है उन्हें कि शूट करके दिखाओ। जैसे ही वो लोग शूट करते हैं उसमें से गोलियां ही नहीं निकलती और सबको मालूम पड़ जाता है कि हाँ, इनके गन्स के अंदर ऑलरेडी एमो ख़त्म हो चुकी है, जिसे देखकर बाकी लोग भी मोटिवेट हो जाते हैं और अपनी जान भी दांव पर लगाने के लिए तैयार हो जाते हैं। हर जगह मारा मारी आपको देखने मिलेगा और ये लोग ट्रेन के जेल वाले हिस्से में चले जाते हैं, जहाँ इसे वही बंदा मिलता है जो हर डोर को इजीली खोल सकता है, क्योंकि इसने ये सिक्योरिटी सिस्टम बनाया था। और उसी बंदे के साथ उसकी बेटी योना भी वहीं फंसी हुई थी, और तो और वो भी वही ड्रग की बहुत ज़्यादा बड़ी एडिक्ट थी। और वो बंदा कर्टिस के सामने ऐसी डिमांड रखता है कि हर डोर खोलने के बाद मुझे 2 ड्रग की गोलियां चाहिए। तो वो उसका ऑफ़र एक्सेप्ट कर लेता है और वो आगे वाला डोर खोल देता है, जिसके बाद जितने भी वो गरीब कंपार्टमेंट के लोग होते हैं वो कई सालों बाद सूरज की रोशनी देख रहे होते हैं। और ये सीन बहुत ज़्यादा इमोशनल और थोड़ा हार्ट वार्मिंग होता है, मगर ये लोग बहुत ज़्यादा निराश भी हो जाते हैं, क्योंकि यार 17 साल बीत गए और अभी तक आइस एज ख़त्म ही नहीं हुआ। फिर ये लोग इस कंपार्टमेंट से आगे अगली बोगी में जाते हैं, जहाँ इनका प्रोटीन बार बनता है, और वहाँ एक बंदा होता है जो इन सारे प्रोटीन बार्स को बना रहा होता है। और जैसे ही कर्टिस चेक करता है कि ये प्रोटीन बार आखिर बनता किससे है, वैसे ही वो वाला सीन बहुत ज़्यादा शॉकिंग होता है, क्योंकि लिटरली लाखों करोड़ों कॉकरोचेस को मार के वो वाला प्रोटीन बार बनाया जाता है। और जैसे ही ये बात कर्टिस को मालूम पड़ती है, वो अपने पार्टनर से बोलता है कि ये वाली बात किसी को भी पता नहीं लगनी चाहिए, वरना वो लोग बहुत ज़्यादा उदास हो जाएंगे और वो लोग अपनी पूरी उम्मीदें छोड़ देंगे। और ट्रेन के इसी कंपार्टमेंट में कर्टिस को उसी अनोनिमस बंदे का एक और संदेशा टाइप मिलता है, जिसके अंदर सिर्फ वाटर लिखा हुआ होता है। फिर ये लोग उसी बोगी में डिस्कशन करते हैं कि ट्रेन के 1-2 डिब्बे के बाद पानी वाला डिब्बा आने वाला है, और अगर हमने उस डिब्बे को कब्जे में ले लिया तो हम गार्ड से इजीली नेगोशिएट करके आगे वाले बोगी में जा सकते हैं, नहीं तो फिर हम उन्हें पानी ही नहीं देंगे। बाकी सभी को ये वाला प्लान बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लगता है, बट आगे एक ट्विस्ट है और उन्हें एक और चीज़ मालूम पड़ती है कि वो जो डोर खोलने वाला बंदा है, उसकी बेटी योना जो है, उसके पास एक ऐसी सुपर एबिलिटी है कि वो हर चीज़ के आर पार देख सकती है। और जैसे ही योना अगले वाले कंपार्टमेंट में देखती है कि आगे कौन है, वैसे उसे अपर क्लास के बहुत भयानक गुंडे नजर आते हैं, जिनके हाथ में बड़े बड़े तलवार और एक्स थे। जैसे ही वो अपने फादर को बोलती है कि पापा दरवाज़ा मत खोलो, वैसे ही वो दरवाज़ा खोल देते हैं और सामने जो गुंडे होते हैं वो इन पर हमला करना चालू कर देते हैं, जिसके बाद बहुत बड़ी फाइटिंग सीन दिखाई जाती है हमें। और इसी फाइट के बीच में कई लोग अपनी जान भी गंवा देते हैं, जिसके बाद फाइट के बीच में ही एक ऐसी अनाउंसमेंट होती है कि ट्रेन अब सबसे मेन ब्रिज से गुजरने वाली है, जहाँ से ये लोग न्यू ईयर हर साल मनाते हैं। और जैसे ही वो अनाउंसमेंट होती है, ये सारे के सारे लोग अपने आप ही रुक जाते हैं और सबको हैप्पी न्यू ईयर विश करने लगते हैं। और जैसे ही वो ट्रेन उस ब्रिज से गुजर रही होती है और जो बंदा गेट खोल रहा होता है वो अपनी बेटी को वही स्पॉट दिखा रहा होता है, और उसे देखने के बाद इसे मालूम पड़ता है कि अब ये बर्फ़ बहुत ही तेज़ी से पिघल रही है। फिर हमें वही वाली लड़की दिखाई जाती है जिसका नाम मैनसन होता है, और वो यहाँ एक और अनाउंसमेंट करती है कि तुम लोग इतने साल से इसी ट्रेन में रह रहे हो और तुम लोग अब इतनी बड़ी गद्दारी कर रहे हो, इतने साल जीने के बाद पानी पर कब्जा कर रहे हो। जिसने इस ट्रेन में तुम लोग को रखा है वो इससे बहुत ज़्यादा नाराज़ होंगे, जिसकी वजह से ट्रेन का जितना भी संतुलन है वो सब बिगड़ सकता है। और वो मैनिसन के जितने भी गार्ड्स होते हैं वो सारे के सारे नाइट विजन पहन लेते हैं, क्योंकि अभी एक बहुत बड़ा टनल आने वाला है जहां सामने वालों को तो कुछ नहीं दिखेगा, मगर इसके गार्ड्स को नाइट विजन की मदद से हर चीज़ दिखेगी। जैसे ही ट्रेन टनल के अंदर घुसती है, वैसे ये गार्ड्स उन्हें मारना चालू कर देते हैं। लिटरली आपको हर जगह खून खराबा ही दिखेगा। और इन्हीं सब के बीच में एक बंदा मशाल लेकर इन सब के बीच में कूद जाता है, जिसकी वजह से बाकी लोग भी मशाल निकाल लेते हैं अपनी, और हर जगह आपको आग ही दिखेगी। फिर इसके बाद आपको बहुत बड़ी फाइट सीन दिखाई देगी। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें ऐसा कुछ दिखाया जाता है कि अब कर्टिस उसी मैनिसन को मारने जा रहा होता है। जैसे ही वो गरीब लोग इस लड़की को पकड़ लेते हैं, वैसे ही इसका दिमागी संतुलन फिरने लगता है और ये इनसे माफ़ी मांगने लगती है। और ये मैनिसन कर्टिस को एक ऑफ़र देती है, और वो ऑफ़र ये होता है कि ये लड़की कर्टिस को वुल्फवर्ड के पास लेके जाने का वादा करती है, बट उसकी जगह कर्टिस को इस लड़की को जिंदा रखना पड़ेगा। फिर गिलियम और कर्टिस के बीच में हमें बहुत बड़ी कॉन्वर्सेशन दिखाई जाती है, जहां वो उसे टिप्स दे रहा होता है। फिर हमें एंड्रू दिखाया जाता है, वही बंदा इस लड़की के सर पे जूता रखता है, और ये लोग एक मस्त फोटो बनवाते हैं जिसे देखकर आपको भी हंसी आएगी। फिर मूवी के जितने भी मेन कैरेक्टर्स होते हैं वो मैनिसन के साथ अगले वाले डिब्बे में जाते हैं। पहले बोगी में हमें ट्रीज दिखाए जाते हैं जहाँ फ्रूट्स और वेजिटेबल्स उगाया जाता है।
अगले वाले में हमें एक्वेरियम दिखाया जाता है बहुत बड़ा, जहाँ फिश की डिशेस बनती हैं। और वो लोग जैसे ही एक्वेरियम वाले बोगी में जाते हैं वो लोग सुशी को ऑर्डर करते हैं। सुशी को ऑर्डर करने के बाद जैसे ही मैनिसन वो सुशी खाने जाने वाली होती है, कर्टिस उसे रोक देता है और उसे कहता है कि तुम्हें ये वाला प्रोटीन बार खाना पड़ेगा, जिसे देखकर उसकी हालत ख़राब होने लगती है, बट फिर भी उसे खाना ही पड़ता है। अगले सेक्शन में हमें बहुत सारे छोटे छोटे बच्चे दिखाए जाते हैं जिनका स्कूल चल रहा होता है। और तो और इसके अंदर एक टीवी लगा होता है जहाँ वुल्फर्ड को पूरा गॉड दिखाया जा रहा है। और उसी बोगी में वो दोनों भी चले जाते हैं जिनके बच्चों को स्टार्टिंग में इनसे दूर कर दिया गया था। वहीं ये लोग उनका फ़ोटो दिखाते हैं बाकी बच्चों को, और उन्हीं में से एक बच्चा ऐसा बोलता है कि हाँ, इन दोनों को मैंने देखा है और ये लोग यहीं से गुजरकर आगे गए थे। फिर हमें ऐसा सीन दिखाया जाता है कि ट्रेन ऐसे स्पॉट से गुजरने वाली है जहाँ कुछ साल पहले 7 लोगों ने ट्रेन से बाहर निकलने की कोशिश करी, और वो लोग उसी स्पॉट पर वापस जाते हैं जहां वो लोग लिटरली पूरा जमकर वहीं रह गए। और वो टीचर इन बच्चों का बहुत भयानक ब्रेन वॉश कर रही होती है। जिसके बाद आगे वाले डब्बे से एक ऐसा बंदा आता है जो पूरे अंडे की क्रेट भर के लाता है, और जैसे ही वो एग वाला बंदा आगे जाता है जहाँ इन्होंने वाटर वाले कंपार्टमेंट में कब्जा किया होता है, वो अंडे देखकर बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं, जिसकी वजह से वो उनसे ऐसा सवाल करते हैं कि हमें तो लगा था कि अंडे और मुर्गी बहुत टाइम पहले ही मर चुके हैं और ये लोग अब एग्जिस्ट ही नहीं करते, तो ये कहाँ से आया। वैसे ही वो अंडे वाला बंदा इन्हें बोलता है कि ऐसी बहुत सारे रूमर्स इस ट्रेन के अंदर चलते रहते हैं, जैसे कि गन के अंदर एमो का ख़त्म हो जाना। वो अंडे के ढेर में से गन निकालता है और इन सबको धड़ाधड़ मारना चालू कर देता है। भाई सच में ये बहुत ज़्यादा ब्रूटल सीन था। पीछे वाले डब्बे में बेचारे वो गरीब लोग मर रहे होते हैं, और वो बाकी जो मेन कैरेक्टर्स जितने भी होते हैं वो जो आगे गए होते हैं वो भी धीरे धीरे करके मरने लगते हैं, क्योंकि उस क्लास की जो टीचर होती है वो भी अपने बास्केट में से एक गन निकाल के एंड्रू को मार देती है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें वही किड्स वाले चिल्ड्रन के सेक्शन में उसी टीवी पर एक ऐसी फुटेज दिखाई जाती है जहाँ गिलियम को मार दिया जाता है बहुत ही बेरहमी से, जिसे देखने के बाद अपना जो कर्टिस होता है और उसी का बदला लेने के लिए वो मैनिसन को भी मार देता है। फिर अगले सीन में हमें कर्टिस और उसके जितने भी साथीदार होते हैं वो अगली वाली बोगी में जाते हुए दिखते हैं, जहाँ उन्हें मिलते हैं सारे अपर क्लास के लोग, और वो लोग एकदम ही ऐशो आराम में अपनी पूरी ज़िंदगी निकाल रहे होते हैं। उनके पास किसी भी चीज़ की कमी नहीं होती है, जिसे देखकर ये लोग बहुत ज़्यादा शॉक हो जाते हैं और ये लोग सोचते हैं कि यार एक तरफ हम हैं और एक तरफ ये है। फिर जैसे ये लोग आगे जाते हैं इन्हें और सिक्योरिटी मिलती है, जिसकी वजह से ये लोग को यहाँ भी लड़ाई करनी पड़ती है। बट लड़ाई के समय काफ़ी सारे लोग जो इसकी टीम में होते हैं वो लोग मारे जाते हैं, और जिन 2 बच्चों को उठाकर लेकर गए थे और जिनके माँ बाप इसी टीम में थे वो दोनों भी अब मर चुके हैं। फिर ये लोग और बोगी से गुजरते हैं, जितने भी 2-3 लोग बचे हुए होते हैं, और ये लोग फाइनली इंजन वाले सेक्शन में पहुंच जाते हैं। जो बंदा हर डोर को खोल सकता है वो इस डोर को नहीं खोल पाता, जिसके बाद कर्टिस का भी दिमाग खराब हो जाता है और वो भी बहुत हेल्पलेस हो जाता है। फिर कर्टिस उस डोर वाले बंदे को अपनी कहानी बताता है कि जब आइसिस की स्टार्टिंग हुई थी तब वुल्फर्ड ने उसको इस लास्ट वाले बोगी में डाल दिया और 1 महीने तक किसी को भी खाना नहीं दिया, जिसकी वजह से लोग एक दूसरे को ही मार कर खाने लग गए थे। फिर ये लोग बहुत ज़्यादा बड़ी कॉन्वर्जेशन करते हैं गिलियम के बारे में और भी बहुत लोगों के बारे में। फिर वो उसे बताता है कि 1 महीने बाद ये लोग प्रोटीन बार लेकर आए थे, जिसकी वजह से इंसान थोड़ा सर्वाइव कर पा रहे हैं। फिर वो डोर वाला बंदा भी इसे एक बात बताता है कि वो जो डिब्बा तुम्हारे पास है जिसके अंदर ड्रग्स के बॉल्स है वो सिर्फ एक ड्रग्स ही नहीं बल्कि एक हाई एक्सप्लोसिव बॉम्ब्स भी है, और इसीलिए हमें वो एक्सप्लोसिव बॉम्ब्स लगाकर इस गेट को खोल देना चाहिए। जिसके बाद कर्टिस को भी लगता है कि हाँ ये बंदा सही बोल रहा है। और तो और वो डोर वाला बंदा इसे ये भी बताता है कि मैं कई सालों से बाहर की दुनिया को ऑब्जर्व कर रहा हूँ और ये देख रहा हूँ कि अब बाहर की बर्फ़ बहुत ही तेज़ी से पिघल रही है, इसका मतलब इंसान अब बाहर जाकर रह सकते हैं। फिर नैम अपने सारे ड्रग्स को जोड़कर उसको एक हाई एक्सप्लोसिव बना देता है और उस बंदे को अब सिर्फ माचिस की ज़रूरत होती है। बट उतने में वुल्फर्ड की जो सेक्रेटरी होती है वो आकर इसको गोली से मार देती है और वो कर्टिस को वुल्फर्ड से मिलवाने के लिए लेकर चली जाती है। फिर वुल्फर्ड इसे बोलता है कि तुम तो बहुत ही ज़्यादा लकी हो क्योंकि तुम ही एक लौते ऐसे पर्सन हो जो ट्रेन की सारी के सारी बोगियों में चला है। फिर इन दोनों की बहुत बड़ी कॉन्वर्सेशन हमें दिखाई जाती है और कर्टिस इससे पूछता है कि आखिर तुमने हमें ऐसा ट्रीट क्यों करा। तो वो बंदा इसे बोलता है
कि अगर मैं तुम्हें अच्छा ट्रीटमेंट देता तो तुम्हें और अच्छे ट्रीटमेंट की एक्सपेक्टेशन हो जाती, इसी वजह से मैं बहुत ही ज़्यादा लिमिटेड रिसोर्सेस रखना चाहता था। जिसे सुनकर ये बहुत ज़्यादा उदास हो जाता है। फिर वुल्फर्ड के पास एक ऐसा फ़ोन आता है जो वो स्पीकर पे डालता है और वो बोलता है कि जितने भी गरीब लोग हैं उन सबको मार डालो। फिर वुल्फर्ड इस बंदे को समझाता है कि हमें ऐसे बड़े स्टेप्स उठाने पड़ते हैं क्योंकि यार हमारे पास बहुत ही लिमिटेड रिसोर्सेस है। फिर हमें पीछे वाली बोगी का सीन दिखाया जाता है जहाँ नैम जो होता है वो अपनी बेटी के साथ होता है और जो फर्स्ट क्लास वाले जितने भी लोग होते हैं वो नैम को मारने के लिए आ जाते हैं। फिर जैसे यूना अगले वाले बोगी में जाती है जहाँ वुल्फर्ड रहता है, वहाँ उसे उसके इंजन में 2 बच्चे दिखाई देते हैं। जिसके बाद जैसे ही कर्टिस को ये बात मालूम पड़ती है वो उस इंजन से उन दोनों बच्चों को निकाल देता है और उन दोनों बच्चों को निकालने के बाद वो वुल्फर्ड को मार देता है। और वो जो यूना होती है वो उसी एक्सप्लोजिव पे आग लगा देती है जिसकी वजह से बहुत बड़ा धमाका होता है और पूरी की पूरी ट्रेन डीरेल हो जाती है जिसकी वजह से सब मारे जाते हैं। और ये यूना और वो जो 2 बच्चे हैं उनमें से एक बच्चा बच पाता है और हमें लास्ट सीन दिखाया जाता है कि वो दोनों ट्रेन से बाहर निकल रहे हैं पूरी बहुत बड़ी बड़ी जैकेट्स पहनकर, और यही मूवी का एंड हो जाता है। तो बस दोस्तों यही था स्नोपियर्सर मूवी का एक्सप्लेनेशन। अगर आपको एक्सप्लेनेशन थोड़ा भी पसंद आया हो तो हमारी वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलता हूँ मैं सीधा आपसे अब अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।